In the name of Allah, the most gracious and merciful. So we are starting our lecture number 1, that is Introduction to Concept of Stresses. These are the topics that we will cover in this lecture. So first of all, हम solid mechanics को define करते हैं कि आपकी solid mechanics जो है वो actually है क्या. Solid mechanics is a branch of applied mechanics that deals with the behavior of solid bodies subject to various types of loading. So solid mechanics को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. One is the mechanics of rigid bodies and other is the mechanics of deformable bodies. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ या उसकी शेप अगर चेंज नहीं होती तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. सो द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, इसके अंदर हम रिजिड बॉडीज को स्टडी करते हैं. मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में हम डिफॉर्मेबल बॉडी को स्टडी करते हैं. डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर अगर हम लोड अप्लाई करें तो उनके बिहेवियर में, उनकी लेंथ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री, उनमें चेंज आती है. सो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज को हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं. सो इस कोर्स के अंदर हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज जो है वो स्टडी नहीं करेंगे. हम जस्ट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसको हम स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द डेफिनेशन ऑफ लोड. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम लोड कहते हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोड, अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स पुलिंग है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हैं विद एक्सटर्नल फोर्स, सो यू आर अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो द लोड विल बी कॉल्ड टेंसाइल लोड. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, सो द लोड विल बी कंप्रेसिव लोड. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? लेट्स सपोज आपके रूम में पंखा जो है वो अटैच्ड है आपके पाइप के साथ. सो वेट ऑफ पाइप इज एक्टिंग डाउनवर्ड. सो आपका जो पंखा है उसका वेट पाइप के ऊपर टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये लोड क्या हुआ? टेंसाइल लोड. आपकी जो रूफ है इसका वेट आपकी वॉल्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ लोड वी कैन कॉल इट अ कंप्रेसिव लोड. सो वी कैन डिवाइड द लोड इनटू डिफरेंट टाइप्स in which we have the static or the dead loads, we have live loads, we have impact or the shock loads, we have fatigue, fluctuating or the alternating loads. So what is static load? Static load के अंदर आपका जो लोड है उसकी वैल्यू टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल अगेन द वेट ऑफ रूफ, इट इज कांस्टेंट, it is not changing with time, so we can call it a static or the dead load. Though next we have the live load. लोड की वो टाइप जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज होती है. Now what will be the example of live load? आपकी एक व्हीकल है, वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है. सो आपका लोड मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. सो आपका लोड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इसको हम कहेंगे लाइव लोड. नाउ द नेक्स्ट टाइप वी हैव इम्पैक्ट और द शॉक लोड. जब आप किसी भी हैमर से किसी सरफेस के ऊपर सडन ब्लोज लगाते हैं, आप वहां पे हैमरिंग करते हैं, so you apply a very high value of load in a very short interval of time. So this type of load we can call it impact load or the shock load.
Next type we are going to discuss is the fatigue, fluctuating, or the alternating load. These three names have same physical meaning: fatigue, fluctuating और the alternating load. अगर आपकी लोड का मैग्नीट्यूड और साइन टाइम के लिहाज से चेंज होता है, इन शॉर्ट आपका जो लोड है वो एक साइकिल के लिहाज से मूव करता है, सो दिस टाइप ऑफ लोड वी विल कॉल इट एज अ फटीग लोड. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक गाड़ी गुजर रही है, आपका रोड बम्पी है, वहाँ पे डिफरेंट जंप्स हैं, सो आपका जो शॉक है उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो आपके कभी कंप्रेस होंगे, कभी आपके जो हैं वो एक्सटेंड करेंगे. सो आपका जो लोड है इट इज एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स, सो इसको हम कहेंगे फटीग. सो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो गाड़ी अगर बम्पी रोड के ऊपर आप उसको जो है वो ड्राइव करेंगे, सो फटीग की वजह से उसमें फेलियर आ सकता है, उसके शॉक जो है वो उसके फेल हो सकते हैं. सो उस टाइप ऑफ लोड को हम कहते हैं फटीग लोड. नाउ लोड जो है वो डिफरेंट रीजन की वजह से इंसर्ट हो सकता है, अप्लाई हो सकता है. सम टाइम कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका लोड अप्लाई हो सकता है. फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी मूव कर रही है, आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द अगेंस्ट द मोमेंट ऑफ व्हीकल, सो आपकी जो एयर है वो आपकी गाड़ी के ऊपर लोड लगा रही है, उसको मूव करने से रोक रही है. सो दिस इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर. योर एयर इज अप्लाइंग लोड ऑन योर व्हीकल. अगेन वी हैव एग्जांपल ऑफ वन मशीन. आपकी मशीन के कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं, वो जो मूविंग पार्ट हैं वो आपकी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किन पार्ट्स के ऊपर जो स्टैटिक हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन मशीन. आपका एक डैम है, उसके अंदर आपका पानी जो है वो स्टोर है, सो आपका जो वाटर है वो डैम की वॉल्स के साथ जो है वो फोर्स लगा रहा है, उसको हम कहेंगे फ्लूइड प्रेशर और द फ्लूइड लोड. आपके डिफरेंट लोड्स जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगेन आपकी पेंडुलम है, सो आपका जो वेट है पेंडुलम का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से. सो आपकी जो रूप है उसके अंदर लोड, उसके अंदर फोर्स अप्लाई होगी, सो वी कॉल इट टेंसाइल फोर्स. तो इसको हम कहेंगे टेंसाइल लोड. इसके अलावा इनर्शिया फोर्सेस हैं. सो दीज आर द सम रीजंस जिसकी वजह से आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके लोड प्रोड्यूस होता है. नाउ जब आप किसी भी बॉडी को, किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी आपका जो है वो एक ऑब्जेक्ट है उसको आप एनालिसिस करते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि अगर उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है तो उसका उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी ज्योमेट्री, उसकी लेंथ, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. नो व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? इसके लिए हमारे पास टू कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए. जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट शुड बी sum of all the forces acting on an object should be zero. So if we expand this expression, so sum of all the forces acting in x direction should be zero, sum of all the forces acting in y direction should be zero. Now what is the second condition? Second condition is related to the moment. So sum of all the moments acting on an object should be zero. Now again, moment may act in x direction or moment may be acting in y direction. So sum of all the moments acting in x direction should be zero, plus sum of all the moments acting in the y direction should be zero. So these two conditions must be fulfilled in order to analyze a body when it is under static equilibrium. So now we have studied the axial load. Our next topic is the axial load. अभी तक हमने लोड के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी किए.
अब हम देखते हैं कि एक्सियल लोड्स जो हैं वो क्या होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसमें से जो एक्सिस पास करता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। सो कोई भी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी मेंबर के या किसी भी बार के, आपकी ट्यूब हो सकती है, उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो, उसको हम कहते हैं एक्सियल लोड। नाउ अगेन इसको जब हम इसको एनालाइज करेंगे उसके लिए अगेन ये आपकी दो कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए। आपका बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए, इवन स्ट्रेट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ बेंड नहीं होना चाहिए। मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस? आपका मटेरियल अगर कॉपर है सो इट शुड बी कॉपर थ्रू आउट। आपका मटेरियल अगर आयरन है सो इट शुड बी आयरन थ्रू आउट। ये नहीं है कि आपका मटेरियल जो है वो अगर एक पार्ट के अंदर कॉपर है तो दूसरे पार्ट के अंदर वो आयरन हो जाए। सो मटेरियल शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बार, रॉड, ट्यूब और वट एवर वी आर यूजिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक। अगर आपका मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी तरफ से मर्जी फोर्स अप्लाई करें उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, इस टाइप ऑफ मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। बट अगर आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर आप जो है वो उसकी डायरेक्शन जो आपने फोर्स अप्लाई की है चेंज करते हैं, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, सो इट मीन्स के डायरेक्शन ऑफ फोर्स के चेंज करने से हमारी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं अगर वो चेंज होती हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज शोइंग force P is acting along its axis, so we can call it axial load. So जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मेंबर के ऊपर एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं तो जो आपके बॉडी के इंटरनल फॉर्म है, आपको पता है डिफरेंट एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। सो जब आप फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वन लेयर ऑफ आपके पार्टिकल्स जो है वो एडजेसेंट लेयर के ऊपर, साथ वाली लेयर के ऊपर रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करती है। ये रिएक्टिव फोर्स क्यों प्रोड्यूस होती है? आपने जो फोर्स अप्लाई की है उसको काउंटर करने के लिए। सो इस फोर्स की जो इंटेंसिटी है या ये फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे स्ट्रेस। इट मींस योर स्ट्रेस इज द इंटरनल फिनोमिना। स्ट्रेस इज द इंटेंसिटी ऑफ internal forces generated in the internal structure of the material due to applied external forces. Now we have the different types of stresses. It can be direct stresses. In the direct stress we have further two types. One is the normal stress. The second one we have the shear stress. The other stresses are torsional stresses, bending stresses, thermal stresses and combined stresses. So what is the normal stresses? When force is applied on some cross-sectional area, if the force is perpendicular to the surface area, cross-sectional area, then the stresses will called normal stresses. अगर आपका जो फोर्स है वो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है, सो दैट स्ट्रेस विल कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस। अगर आपकी जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, सो उस टाइप में जो आपकी शेयर स्ट्रेस जनरेट होगी उसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट जो आपकी ये टॉर्शनल स्ट्रेसेस हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, थर्मल स्ट्रेसेस हैं, कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं, वी विल स्टडी देम
in the coming chapters. On the formula, we have written sigma average. So this is called average stress. If I want to calculate stress on some point Q as showing in the figure, so this Q has cross sectional area delta A small force delta F is acting on that particular surface area, cross sectional area. So what will be stress at point Q? We will calculate it by dividing delta F by delta A. Because delta A area is very small, so we apply limit which is delta A tends to 0. Now अभी तक जो हमने देखा है उसमें ये है कि आपकी जो लोड है वो ऑब्जेक्ट के सेंट्रल एक्सिस से पास करता है। इसको हम क्या कहते हैं? आपका जो लोड है, हमने उसको क्या कहा? आपका लोड एक्सियल लोड है क्योंकि वो बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रहा है। सो इस टाइप ऑफ लोडिंग को हम कहते हैं सेंट्रिक लोडिंग। A uniform distribution of stresses in a section infers that the line of action for the resultant of the internal forces passes through the centroid of the section. A uniform distribution of stress is only possible if the concentrated load on the end section of the two force members are applied at the section centroids. So this is referred as centric loading. Now अगर आपका जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंट्रॉइड से पास नहीं करता, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो फिगर है बॉटम, उसमें हम देखते हैं कि आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के अंदर में से पास नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ डी पास कर रहा है। सो अगर हम सी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो बॉटम पार्ट पे पी डैश फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, उसकी वजह से पॉइंट सी के ऊपर एक रिएक्टिव फोर्स P प्रोड्यूस होगी। टू फोर्सेस के दरमियान जब डिस्टेंस होता है D और वो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं, देन यू नो मोमेंट प्रोड्यूस होता है। सो यहां पे मोमेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी m इज इक्वल टू P इंटू D। इस टाइप ऑफ लोडिंग को हम कहते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। Now we discuss shear stresses। हमने नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर देखा कि आपका जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। सो व्हाट इफ के अगर मैं फोर्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल अप्लाई करूं, सो इन दिस वे जो आपकी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर उनको हम कहेंगे shear stresses। सो अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आपकी जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, जबकि जो shear स्ट्रेस है उसमें आपकी जो फोर्स है वो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल एक्ट करती है। सो अगर आप फिगर को देखें जो कि लेफ्ट साइड पे है, आपके दो फोर्सेस आपने अप्लाई की हुई हैं, एक की डायरेक्शन एक साइड पे है, दूसरी की डायरेक्शन दूसरी साइड पे है। सो क्या होगा? सेंटर पार्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस जनरेट होगी। सो इसको हम जब डिवाइड करेंगे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, सो इसको हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। सो ये एक मेंबर है ए बी जिसके ऊपर हमने दो फोर्सेस अप्लाई की हुई हैं। P dash force is directed in the upward direction while the force P is directing towards the downward direction। So अगर आप दोनों फोर्सेस के दरमियान एक सेक्शन लें जिसको मैंने C से डिनोट किया है, सो द मिडिल फिगर जो है वो आपकी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। C सेक्शन के राइट साइड पे आपकी फोर्स P एक्ट कर रही है,
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। सी सेक्शन के लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी फोर्स P डैश अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं एट पॉइंट C, सो C के लेफ्ट साइड पे P डैश फोर्स एक्ट कर रही है। इसकी वजह से आपकी जो शेयरिंग फोर्स बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जनरेट होगी, दैट विल कॉल्ड P। सो इस शेयरिंग फोर्स P की वजह से जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगी, जो कि हम इसको जब आप डिवाइड करेंगे शेयरिंग फोर्स P by its cross sectional area A, so this type of stress will be called shearing stress. So shearing stress, we can further divide it into single shear stress and double shear stress. So in the left figure I have two members AB, मैंने उनको कनेक्ट किया हुआ है एक बोल्ट के साथ, बोल्ट CD। मेंबर ए के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F, जो कि मेरे राइट साइड की डायरेक्शन में है। मेंबर बी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ माई। सो अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें, सो इस फिगर के नीचे आपका बोल्ट CD, जो आपका क्रॉस सेक्शन है EE डैश, उसके ऊपर जो है फोर्स F एक्ट कर रही है टुवर्ड्स माय राइट डायरेक्शन। क्रॉस सेक्शन EE डैश के नीचे फोर्स F डैश एक्ट कर रही है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माय लेफ्ट डायरेक्शन। सो मैं क्या करता हूं, EE डैश के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं। मैंने इसको यहां पे इसको जो है वो काट लिया बोल्ट को। सो अब मेरे पास क्रॉस सेक्शन आ गया। सो अब आप देखें कि EE डैश के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है F टुवर्ड्स माय राइट डायरेक्शन, इस फोर्स की वजह से आपके पास एक रिएक्शन फोर्स, जिसको हम शेयरिंग फोर्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगी, जिसको हमने डिनोट किया हुआ है P से। इस P को जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ डिवाइड करेंगे, सो दिस इज नाउन एज सिंगल शेयर स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज द डबल शेयर स्ट्रेस? अगर आप राइट साइड पे जो फिगर है इसको देखते हैं, सो आई हैव टू मेंबर्स A एंड B। मैंने उनको अगेन टू मेंबर के साथ आपस में कनेक्ट किया हुआ है C और D के साथ। ओवरऑल असेंबली के अंदर टू बोल्ट्स यूज हुए हैं EG एंड HJ। सो मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट, मेरा जो राइट साइड पे बोल्ट है HJ, इसको मैं कंसीडर करता हूं। So in the middle of this bolt, I am applying force F directed towards my right direction। मिडल पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो उसकी डायरेक्शन मेरे राइट साइड की तरफ है और वो मिडल में एक्ट कर रही है। सो पॉइंट B के ऊपर जो फोर्स F डैश एक्ट कर रही है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। कैसे? हाफ फोर्स आपकी पॉइंट C के ऊपर एक्ट करेगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, हाफ फोर्स जो है वो D पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। सो अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, बॉटम पे आप फिगर देखें HJ, सो F फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट विच इज अप्लाइंग एट पॉइंट A। सो इस अगेंस्ट F डैश फोर्स की वजह से आपकी टू फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, विच इज on the upper part of the bolt FC and on the lower part of the bolt FD। So अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं मिडल सेक्शन का, सो F फोर्स के अप्लाई करने की वजह से जो आपका क्रॉस सेक्शन है, इसके टॉप और बॉटम पार्ट में FC और FD फोर्सेस की वजह से आपकी रिएक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी P और P। आपकी फोर्स F है, इसके अप्लाई करने की वजह से रिएक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस हुई। वन इज एक्टिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड वन इज एक्टिंग ऑन द डाउन साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सो व्हाट विल बी स्ट्रेस? बिकॉज टू एरियाज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप, सो फोर्स ओवर एरिया, एरिया विल बी
2a. So double shear stress will be equal to F over 2a. Now again इस एग्जांपल से आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट इज एक्चुअली shear stresses. आपके पास एक ब्लॉक है जिसके ऊपर आप P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड. एक और ब्लॉक है जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं टुवर्ड्स माय राइट डायरेक्शन. दोनों ब्लॉक को आपस में कनेक्ट किया हुआ है एक रॉड AB के साथ जिसका जो रेडियस है वो 10 mm है. सो अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं विच इज AB, सो जो आपकी एक डायरेक्शन पे फोर्स है उसको हमने बॉटम पे शो किया है, दूसरी साइड वाली जो फोर्स है उसको हमने टॉप पे शो किया है. सो लेट्स सपोज आई कॉल इट P इज इक्वल टू 20 किलोन्यूटन. नाउ इन दो फोर्स के दरमियान जब मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, सो आई हैव A देन 20 kilonewton force acting upward. So due to this force, a downward reaction force or the shearing force of magnitude 20 kilonewton will be generated when I will divide this force by its cross sectional area. So what is area? Area is pi r square. Radius is given, so I can calculate the area. So in this way the shearing stress will be calculated. अब तक हमने जो स्टडी किया है उसमें हमने ये देखा है कि अगर आप फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस. अगर आप फोर्स जो है वो सरफेस एरिया के या क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल अप्लाई करते हैं, सो जो आपकी स्ट्रेस होगी वो होगी शेयर स्ट्रेस. अगर हम क्या करें, फोर्स एट सर्टेन एंगल के ऊपर अप्लाई करें, उस केस के अंदर क्या होगा, आप क्या करेंगे, फोर्स के टू कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे. वन कंपोनेंट विल बी अलोंग पैरेलल टू द सरफेस एरिया, वन विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो जो कंपोनेंट आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगी और अप्लाइड फोर्स F का जो कंपोनेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल होगा उसकी वजह से उसके अंदर shear स्ट्रेस जनरेट होगी. The last type of stress that we study in this chapter is the bearing stress. बेरिंग स्ट्रेस आपकी एक्ट करती है आपकी बेरिंग सरफेस के ऊपर. जब आपके दो मेंबर, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक साइड पे एक बोल्ट है, दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो बोल्ट का कुछ एरिया जो है वो आपके ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में चला जाएगा. वो कौन सा एरिया होगा, वो आपका एरिया होगा ये जो कर्व सरफेस है जिसके ऊपर P फोर्स एक्ट कर रही है. ब्लॉक में जो आपका कर्व सरफेस है, कर्वी सरफेस है एक, वहां पे इसका जो कांटेक्ट होगा बोल्ट के साथ, इसको हम कहेंगे बेरिंग सरफेस. नो इस बेरिंग सरफेस के ऊपर ड्यू टू अप्लाइड फोर्स P आपकी जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसको हम कहेंगे बेरिंग स्ट्रेसेस. नो it is very difficult to calculate this stress which is the curved surface. So we assume that this curved surface is the cross sectional area of rectangular type. So it has the thickness T and the diameter D. So what will be area? It will be equal to D into T. So what will be bearing stress? We will divide the applied force P by its cross sectional area. That will be rectangular section on this curved surface which is equal to D into T. Now we have a block, a rod is inserted into it, 10 kilonewton force is applying on one direction and 10 kilonewton force is applying on the other direction.
सो व्हाट विल हैपन, मैंने क्या किया है, इसका यहां से क्रॉस सेक्शन ले लिया। सो ये जो आपका हाफ हिस्सा कटा हुआ है, इसको मैंने क्या कह दिया, ये क्रॉस सेक्शन है इस ब्लॉक का। सो आपका ये जो होल है जिसके अंदर ये ब्लॉक इंसर्ट हुआ है, ये होल हाफ एक क्रॉस सेक्शन में रह जाएगा, हाफ दूसरे क्रॉस सेक्शन में। नाउ ये जो आपका ये सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस, इस क्रॉस सेक्शन में जो कर्व सरफेस है, इसको हम कहते हैं बेरिंग सरफेस। सो जब आप इस फोर्स को जो कि 10 + 10 20 किलो न्यूटन को जब आप इस कर्व सरफेस के एरिया से डिवाइड करेंगे, सो इसको हम कहेंगे बेरिंग स्ट्रेस। नाउ कर्व सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो हम क्या करते हैं, हम इसको कंसीडर करते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस। सो व्हाट इज इट्स थिकनेस t and it has diameter d, so what will be area will be d into t. So in this way bearing stress in an object will be calculated. ये आपकी राइट साइड पे जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो है 30 किलो न्यूटन। इसकी वजह से आपका जो मेंबर BC है उसमें रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन होगी अलोंग BC directed towards upper left corner, so it will be tensile force FBC. Now अब आपका जो मेंबर होगा AB वो कंप्रेशन में होगा, उसमें आपकी जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी FAB वो टुवर्ड्स माय राइट डायरेक्शन होगी। नाउ अब ये फोर्सेस कैलकुलेट किस तरह करते हैं, FBC और FAB। सो जस्ट रिमेंबर मी इन योर क्लास, इंशाल्लाह वी विल कैलकुलेट दिस फोर्सेस के। लेकिन आप गौर से देखें, पॉइंट B के ऊपर इसके जो पिन है उसके आउटर एंड्स के ऊपर जो हुक है, ब्रैकेट है, वहां पे हमने 30 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई की हुई है। सो 15 वन साइड पे हो जाएगी, 15 वन साइड पे, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसका जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है वहां पे 50 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है मेंबर BC की वजह से। नो जो दो जगह बच गई हैं आपकी, वहां पे आपका मेंबर AB कनेक्टेड है। सो मेंबर AB के अंदर कितनी फोर्स है, 40 किलो न्यूटन। सो 20 किलो न्यूटन एक साइड पे, 20 किलो न्यूटन दूसरी साइड। अब आप कंसीडर करें पॉइंट B को, 30 किलो न्यूटन हमारी फोर्स थी डाउनवर्ड, 15 एक साइड पे होगी, 15 एक साइड पे। जो आपकी मिडिल सेक्शन में आपकी जो फोर्स है 50 किलो न्यूटन और FAB की जो फोर्स है 20 दोनों साइड पे। सो इनमें से जो मैक्सिमम फोर्स है दैट इज 50 किलो न्यूटन। सो यहां पे स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगी। सो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को डिवाइड कर देंगे 2A के साथ, क्योंकि आपकी जो है वो शेयर स्ट्रेस डबल है। सो जो 2 है वो आपकी 50 को 25 कर देगा एंड एरिया विल बी एज इट। सो दिस विल बी कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। इस तरह हम कहेंगे। नाउ अब आगे बेरिंग स्ट्रेस। बेरिंग स्ट्रेस किस तरह जनरेट करेंगे हम, आप जो आपका पॉइंट है P, इसको आप डिवाइड करेंगे आपके बेरिंग सरफेस के साथ, जो कि आपका बेरिंग सरफेस कौन सी है, TD। सो बेरिंग सरफेस, T is the thickness, D is the diameter of the pin. So in this way your bearing stress will be calculated. Now bearing stress, आपके पिन का वो एरिया जो मेंबर AB के साथ कनेक्टेड है वहां पे अलग से बेरिंग स्ट्रेस जनरेट होगी, और जो आपके ब्रैकेट के साथ कनेक्टेड है सो वहां पे अलग जनरेट होगी। अभी तक हमने देखा है कि अगर आपकी स्ट्रेस 2-4 मेंबर के साथ अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई की हुई है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स सपोज यहां पे एरिया परपेंडिकुलर है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेट कर देता हूं एक सर्टेन एंगल के ऊपर। सो व्हाट विल हैपन, आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
हमने उसको एक एंगल के ऊपर जो है वो थोड़ा बेंड कर दिया है। नो यहाँ पे आप इसका क्रॉस सेक्शन लें तो क्या होगा, P डैश एक साइड पे फोर्स है, P जो है वो हमारी दूसरी साइड पे फोर्स है। नाउ व्हाट विल हैपन, आप P फोर्स को दो कंपोनेंट्स में से रिजॉल्व कर सकते हैं। वन विल बी P cos theta, this force is acting perpendicular to the surface area. Other is V, which is P sin theta, it is acting parallel to the cross sectional area. So the parallel component will produce shearing stress, जो normal component है या perpendicular component है, it will produce direct stress. Now अगर आप गौर करें तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट थीटा एंगल थीटा के ऊपर है, इसको हमने डिनोट किया हुआ है ए नॉट ओवर कॉस थीटा, बिकॉज आपका जो परपेंडिकुलर एरिया है, ओके, आप जो एंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहे हैं वो उसके एंगल थीटा के एंगल के ऊपर है। So it will be called a naught over cos theta. So if we divide it, sigma will be equal to P over a naught cos square theta. So the shearing stress will be equal to V over a naught. So it will equal to P sin theta over a naught cos theta, P over a naught sin theta cos theta. Now shearing stress और नॉर्मल स्ट्रेस को अगर हम कंसीडर करें तो नॉर्मल स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगी, जब आपका ये जो फैक्टर है cos स्क्वायर थीटा ये 1 होगा। ये कब 1 होगा, जब थीटा 0 होगा। सो आपका जब रेफरेंस प्लेन मेंबर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है या डायरेक्ट स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगी। नाउ इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो 0 होगी, बट शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45। द लास्ट टॉपिक वी हैव फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी मेंबर की अल्टीमेट स्ट्रेस को उसकी अलाउबल स्ट्रेस के साथ, तो इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मेंबर है, उसके जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है जो कि मैक्सिमम उसके ऊपर हम उन्होंने अलाउ किया हुआ है हमें, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई कॉल इट 30 किलो न्यूटन। लेकिन 30 किलो न्यूटन जो कि फुल अलाउएबल लोड हमें दिया हुआ है उसके ऊपर मेंबर फेल नहीं होता। जब आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे तो स्ट्रेस की एक वैल्यू के ऊपर मेंबर ब्रेक हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। सो आपकी जो अलाउएबल स्ट्रेस होती है वो हमेशा कम होती है अल्टीमेट से। सो जब आप दोनों की रेशियो लेते हैं तो इसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो किसी भी मेंबर के ऊपर हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेट करते हैं। क्यों? देयर आर मल्टीपल रीजंस। आपका ह्यूमन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, so उनकी लाइफ जो है वो एट रिस्क होती है। सो आपके जो मेंबर है उसको फेल होने से बचाने के लिए हम फैक्टर्स जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो अप्लाई करते हैं। सो अगेन मल्टीपल रीजंस, uncertainty of loading, analysis, types of failures, आपके डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी के अंदर जो है वो वहाँ पे हम जो है वो रिस्क हो सकता है। आपका इन्फ्लुएंस मशीन का जो फंक्शन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो दिस वाज ऑल लेक्चर। अगर आपको अगेन कहीं से कुछ इशू है तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास में लेक्चर होगा उसके फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अगर किसी को कुछ इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको समझाना जो है वो वीडियोस की फॉर्म में डिफ़िकल्ट होता है, उस तरीके से नहीं समझाया जा सकता जिस तरह आप जो है वो इन पर्सन आपको समझाया जाता है। सो अगेन इफ़ यू हैव क्वेश्चन जस्ट आस्क मी इन योर क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।